हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछली बार हमने विवर्तन के बारे में पढ़ा था। विवर्तन क्या चीज़ है? हमने देखा था किसी द्वारक या किसी अवरोधक के कारण प्रकाश किरणें मुड़ जाया करती है। प्रकाश की यह घटना विवर्तन कहलाती है और इसकी शर्त है कि तरंग का तरंगदैर्ध्य और द्वारक या अवरोधक इनके जो आकार है वो लगभग बराबर रहने चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर विवर्तन की घटना होती है। प्रकाश किरणें जो है वस्तु की ज्यामिति छाया की ओर, ज्यामिति का मतलब है कि वस्तु जैसी है वैसी उसकी छाया बनेगी। अगर इंसान है तो उसकी छाया अगर हम देखेंगे तो इंसान के जैसी दिखेगी, अगर गाय है तो उसकी छाया गाय की आकृति जैसी ही बनेगी। तो ऐसी आकृति को हम ज्यामिति छाया कहते हैं। दूसरे शब्दों में बात करें तो त्रिभुज की छाया त्रिभुज के जैसी होगी, आयत की छाया आयत के जैसी होगी। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है छाया में, लेकिन हम छाया को देख के पहचान पाएंगे कि ये आकृति किस चीज़ की हो सकती है, तो वो ज्यामिति छाया कहलाती है। ये घटना विवर्तन की है। आज हम उसके आगे एकल छिद्र विवर्तन पैटर्न पढ़ते हैं। ये पिछली बार हमने बात की थी फ्रॉनहोफर विवर्तन का उदाहरण है। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है कि जिसमें प्रकाश स्रोत का मतलब ऐसी वस्तु है जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है। दूसरा ऐसी वस्तु जिसके कारण विवर्तन होता है। तो दो चीज़ें हुई, पहली प्रकाश स्रोत हुई, दूसरा हुआ विवर्तक, ऐसी वस्तु जिसके कारण विवर्तन होता है। तीसरी बात हमारे पास है कि पर्दा, जिसके ऊपर विवर्तन प्रतिरूप बनेगा, जिसके ऊपर पर्दे स्क्रीन के ऊपर हम विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों के बीच की दूरियां जो होती है वो सीमित नहीं होती, असीमित होती है। तो ऐसे समय में फ्रॉनहोफर विवर्तन होता है। किसी तारे से आने वाला प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है और उसकी छाया कहीं पता नहीं कहाँ बनती है, अनंत पर बनती है। तो ऐसी स्थिति, तारा बहुत दूर है, करोड़ों किलोमीटर, इसमें दूरियां इतनी ज़्यादा है कि हम इसको लाइट ईयर्स में लेते हैं, प्रकाश वर्ष में मापन इसका करते हैं। तो दूसरा पर्दा पता ही नहीं कहाँ है। तो ऐसी स्थिति फ्रॉनहोफर विवर्तन की कहलाती है। उसका एक उदाहरण है हमारे पास एकल छिद्र विवर्तन। इसके बारे में हम देखते हैं। एकल छिद्र विवर्तन के बारे में हम देख रहे हैं और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये प्रकाश स्रोत S है, ये प्रकाश स्रोत S है। प्रकाश किरणें हमारे पास इस टाइप की होनी चाहिए, समांतर, जिससे हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त हो सके। तो ये प्रकाश किरणें इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वो होता है जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है। तो इस उत्तल लेंस का एक गुण होता है कि यदि प्रकाश स्रोत इसके फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, प्रकाश स्रोत इसके फोकस बिंदु पर रखा हुआ है, तो लेंस से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें समांतर हो जाती है। तो ये समांतर प्रकाश किरणें हमारे पास आ गई। अब समांतर प्रकाश किरणें, तो इनसे जो तरंगाग्र बनेगा वो इस तरह से प्रकाश किरणों के लंबवत होगा। तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा जो होती है वो कहलाती है प्रकाश किरण। परिभाषाएं हमें याद रखनी पड़ेगी। परिभाषाएं जितनी याद रखेंगे, थोड़ा बहुत हम ध्यान रखेंगे, बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेगी। बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम स्मॉल a लेते हैं। ये जो a दूरी है ये स्लिट, सिंगल स्लिट है, तो इसके आकार के बराबर दूरी है। मतलब a और b के बीच की दूरी स्मॉल a ली है हमने। और ये प्रकाश किरणें सीधी आगे बढ़कर दूसरे किसी उत्तल लेंस से टकराती है। दूसरे उत्तल लेंस से टकराने के बाद में ये पर्दे पर एक साथ जाके इस बिंदु पर मिलती है। और इन दोनों प्रकाश किरणों में जो a से आई है और जो b से आई है,
इन दोनों में कलांतर शून्य, पथांतर शून्य है। अगर पथांतर शून्य है, रास्ते का अंतर शून्य है, तो सेम फेज में मिले हैं तो ये चमकीली फ्रिंज उत्पन्न करेंगे। हम यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का उपयोग करेंगे। फ्रिंजों का शब्द का उपयोग व्यतिकरण में ज़्यादा होता है। यहाँ पे इस चीज़ को हम केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब है कि प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर अधिक होगी। लेकिन अगर प्रकाश किरणें यहीं मिलती, अगर प्रकाश किरणें केवल यहीं पर मिलती, तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। इसमें हमें इससे थोड़ा दूरी पर इधर ऊपर की साइड और नीचे की साइड यहाँ पे भी रोशनी दिखाई देती है कहीं कहीं। तो ये पैटर्न प्रकाश के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करता है। भाई कण प्रकृति का होता तो प्रकाश किरणें सीधी सीधी जाती और यहाँ मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा कण प्रकृति में होता है वैसा है। लेकिन जब प्रकाश किरणें यहाँ ऊपर इस बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब प्रकाश किरणें सीधी रेखा में नहीं गई है, कहीं कहीं मुड़ी है। तो ये घटना हाइगेन के तरंग सिद्धांत से समझी जा सकती है। हुआ ये कि हमारे पास ये जो तरंगाग्र है, ये बहुत सारे तरंगाग्र यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, बहुत सारे तरंगाग्र इस तरह से ये आगे बढ़ेंगे प्रकाश किरण के लंबवत। ये भी एक तरंगाग्र होगा जो आगे की ओर बढ़ेगा। ये तरंगाग्र जो आगे की ओर बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है इस तरंगाग्र के ऊपर भी ये जो बिंदु है, कोई न कोई बिंदु जरूर होंगे। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक सेकेंडरी सोर्स की तरह कार्य करता है और हर एक नया सोर्स है। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, हमारे पास एक चौक है, चौक का हमने एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया, तो वो जो छोटा टुकड़ा है वो खुद एक प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। चौक है तो चौक का काम लिखने का होता है, तो छोटा टुकड़ा चौक का होगा, वो चौक की तरह कार्य करेगा। तो इसी तरह से ये जो सारे बिंदु है, ये सारे बिंदु छोटे छोटे तरंगाग्र का, ये छोटे छोटे तरंगाग्रों का उत्सर्जन करेंगे, जिसको हम सेकेंडरी द्वितीयक तरंगाग्र में पढ़ा था हमने। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए एक थोड़ा सा दूसरा एक और डायग्राम बना लेते हैं और देखते हैं। ये हमारे पास वही सिंगल स्लिट है और यहाँ से जो प्रकाश किरणें आ रही है उसके बारे में देखते हैं। और तरंगाग्र के ये अलग अलग बिंदु है, एक बिंदु ए पर है, ये बी है, तो ये बहुत सारे बिंदु है। इस बिंदु पर जो प्रकाश पॉइंट है, ये वाला द्वितीयक सोर्स, अगर हाइगेन के सिद्धांत को सही मान लिया जाए तो ये तरंगाग्र के पृष्ठ पर उपस्थित कोई बिंदु है और उस बिंदु को द्वितीयक सोर्स माना जाए तो ये भी अपना छोटे छोटे तरंगों का उत्सर्जन करेंगे। तो ये तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है, तो ये भी अपना अपना तरंगाग्र उत्सर्जित करेगा। ये माध्यम इस तरह से आगे बढ़ेगा। अगर ये कण तरंग प्रकृति का है, अगर ये कण तरंग प्रकृति का तो सीधा आगे बढ़ेगा, ये कण प्रकृति का है तो। और ये अगर तरंग प्रकृति का है तो इधर प्रकाश क्यों आया? इधर प्रकाश का आना, प्रकाश का ऊपर की साइड फैलना या नीचे की साइड फैलना, ये बताता है कि प्रकाश केवल कण प्रकृति का नहीं होता है, तरंग प्रकृति का होता है। दूसरा यहाँ देखते हैं कि ये हमारे पास बी पॉइंट है। अगर यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी जाती, यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी जाती तो इस टाइप से जाती, और सीधी जाती तो प्रकाश कण प्रकृति का होता है, ये बात सिद्ध होती। लेकिन बी बिंदु से जो प्रकाश स्रोत है, ये सेकेंडरी द्वितीयक प्रकाश स्रोत है, वहाँ से भी ऐसे ऐसे तरंगाग्र का उत्सर्जन होगा। तो इस जगह प्रकाश का आना ये बताता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का। जैसे बॉल को अगर फेंकेंगे तो सीधी सीधी आगे बढ़ेगी, हवा में ऐसे मुड़ेगी नहीं। तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कण प्रकृति है तो ये सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये मुड़ रहा है। अब इन सोर्सों के कारण, ये द्वितीयक प्रकाश स्रोत के कारण विवर्तन की घटना हो रही है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सोर्स होंगे, ये वाले भी होंगे, ये वाले भी होंगे, बहुत सारे तरंगाग्र उत्सर्जित होंगे और ये प्रकाश किरण, इसके कारण भी यहाँ पे प्रकाश पहुँचेगा।
ये जैसे पर्दा है, पर्दे पे ये P बिंदु है जो इसके सामने नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पे जो प्रकाश पहुँच रहा है वो A से B पहुँच रहा है, ये वाला, और ये जो तरंगाग्र बना है तो ये भी यहाँ पर पहुँचेगा। इसका प्रकाश भी उस बिंदु पर पहुँचेगा P पर, और A से आने वाला प्रकाश भी बिंदु P पर पहुँचेगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर प्रकाश किरणें या तो समान कला में मिलेगी या विपरीत कला में मिलेगी, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने को चमकीलापन यानी कि रोशनी ज़्यादा या अंधेरा दिखाई देगा यानी कि रोशनी कम। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे उत्पन्न होती है। एक सेकंड के लिए वापस देखते हैं। बिंदु P पर यहाँ से भी प्रकाश किरणें जाएगी और यहाँ से भी प्रकाश किरणें जाएगी। अगर ये समान कला में मिलती है तो रोशनी ज़्यादा है, और अगर विपरीत कला में मिलती है तो रोशनी कम है। यहाँ पर ज़्यादा रोशनी वाले पॉइंट जो होंगे वो उच्चिष्ट कहलाएंगे, उच्चिष्ट, उच्चिष्ट, और कम रोशनी वाले जो पॉइंट होंगे वो निम्निष्ट कहलाएंगे। निम्निष्ट का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे अंधेरा है, और उच्चिष्ट का मतलब हम समझेंगे यहाँ पे रोशनी है। तो ये जो पॉइंट इधर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे की साइड भी ये ऐसा पॉइंट पाया जा सकता है। मान लो नीचे पॉइंट P डैश है, P डैश ऐसा भी होगा जहाँ से प्रकाश किरणें यहाँ से जा रही है और यहाँ से भी प्रकाश किरणें जा रही है। तो ये चीज़ जो बनी हुई है या ऊपर की साइड, ये चीज़ चारों तरफ होगी। अगर कोई सोचे कि ये ऊपर ही क्यों गया, ये रोशनी नीचे क्यों नहीं गई, ये तरंगें नीचे क्यों नहीं, तो नीचे भी जाएगी। ऐसे बहुत सारे सेट बनेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे कलर चेंज करके देखते हैं, ये ब्लू कलर, और यहाँ पर प्रकाश किरणें अगर बनाई जाए तो प्रकाश किरणें अगर बनाई जाए तो इस तरह से बनेगी। ये A से निकलने वाले इससे प्रकाश किरणें हैं। अगर B से निकलने वाली प्रकाश किरणें बनाई जाए तो इस टाइप से निकलेगी। इस टाइप से सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें निकलेगी। ये जो तरंगाग्र बना है इसके पृष्ठ के लंबवत दिशा के अंदर प्रकाश किरणें निकलेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये पॉइंट 1 नंबर है, तो इसके समांतर ये 1 नंबर है। दोनों 1-1 नंबर समांतर प्रकाश किरणें हैं, और वही सेट हमने यहाँ पे लिया है कि ये प्रकाश किरणें ऊपर जाने वाली इधर है। सेकंड, ये 2 नंबर है, इसके समांतर कोई न कोई पॉइंट जरूर होगा। ये 3 नंबर है, इसके समांतर कोई न कोई सेट जरूर होगा। ये 4 नंबर है, तो इसके समांतर कोई प्रकाश किरण जरूर होगी। ये वाली 5 नंबर है, तो इसके समांतर कोई प्रकाश किरण, ये वाली सबसे लास्ट वाली, जरूर होगी। कहने का मतलब हर दिशा में समांतर प्रकाश किरणों का कोई न कोई सेट जरूर बनेगा हर दिशा में। तो उनमें से हमने एक सेट ये लिया है। अभी तक जो बातें हमने की है उससे हमें ये बात समझ में आती है कि प्रकाश का जो विवर्तन है, इस टाइप से जब एकल छिद्र विवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम वास्तव में हाइगेन के तरंग सिद्धांत से इसको समझ रहे होते हैं। तो हमने ये द्वितीयक सोर्स माना, द्वितीयक सोर्स से तरंगाग्र निकले, उसमें से समांतर प्रकाश किरणें जो इधर जा रही है, जैसे मान लो 1 नंबर लिया, 1 नंबर में ये प्रकाश किरणें ये वाली, और इधर 1 नंबर में ये प्रकाश किरणें, ये दोनों प्रकाश किरणें आपस में समांतर है और इधर बढ़ रही है, तो ये प्रकाश किरणें समांतर है और इधर की साइड आगे की ओर बढ़ रही है। आगे हमारे पास उत्तल लेंस है, तो इस पॉइंट पे ये अगर टकराती है, ठीक है, इसका नाम मान लो L1 है और इसका नाम मान लो L2 है, तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से आगे बढ़ रही है और उत्तल लेंस दूसरे वाले से टकराने के बाद में किसी न किसी फोकस बिंदु पर मिलती है। उत्तल लेंस के गुण होते हैं कि जैसे प्रकाश सोर्स जो होता है, स्रोत जो होता है, वो लेंस के फोकस बिंदु पर रखा हुआ है,
तो प्रकाश किरणें इसे टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। और अगर प्रकाश किरणें ऑलरेडी समांतर है, पहले से ही समांतर है, तो ये प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से टकराने के बाद में किसी न किसी फोकस बिंदु पर मिलेगी। अगर ये तिरछा आ रहा है, ये सेट प्रकाश किरणों का सेट तिरछा आ रहा है, तो वो भी किसी न किसी पॉइंट पे तो मिलेगा ही, और फोकस तल के अंदर मिलेगा, कहीं न कहीं मिलेगा। तो ये प्रकाश किरणें यहाँ जाकर मिलती है इस बिंदु पर। तो यहाँ बिंदु पर अगर ये प्रकाश किरणें ए और बी से आने वाली समान कला में मिलेगी तो उच्चिष्ट बनेगा, और विपरीत कला में मिलेगी तो निम्निष्ट बनेगा। कला का मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं। पथांतर क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। उच्चिष्ट का मतलब जहाँ पे रोशनी ज़्यादा है, निम्निष्ट का मतलब जहाँ पे रोशनी कम है। अभी 2 मिनट पहले बात करी थी कि ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण दोनों इस बिंदु पर मिलती है और इनके अंदर पथांतर शून्य रहता है, रास्ते का अंतर नहीं है। जितना रास्ता इसने तय किया उतना ही रास्ता इसने भी तय किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रकाश किरणें सीधी आगे की ओर बढ़ रही है। आगे मान लो ये बिंदु P है, तो P बिंदु पर मिल रही है, और मिल रही है यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट बन रहा है, यहाँ पे इसकी रोशनी सबसे ज़्यादा होगी। अब इसके थोड़ा सा आगे पीछे देखते हैं कि भाई ऊपर की साइड या नीचे की साइड क्या होगा, उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा। उसके लिए हमें कुछ अलग बातें सोचनी होगी। चलो देखते हैं। तो हम वापस यही सेट लेते हैं। ये हमारे पास AB एक सिंगल स्लिट है और यहाँ से प्रकाश किरणें निकली। तो ये प्रकाश किरणें किस दर भी दिशा में जा सकती है। मान लो इस दिशा में गई, हमने AB की जो दूरी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। बहुत आसान सी चीज़ है, ध्यान देने की चीज़ है, और ध्यान देना है, अपने को समझना है। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया और हमने बोला कि ये जो दूरी आ रही है, ये जो दूरी आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो दूरी आ रही है, ये डिफरेंस जो है A और B के बीच का वो लैम्बडा है, पथांतर लैम्बडा। सीधी सी बात है कि अगर ये पॉइंट यहाँ से लंब डालें तो ये पथांतर, ये मान लो M पे मिलता है, तो ये आ गया पथांतर अपने पास डेल्टा। सेम चीज़ अगर यहाँ से A से इस नीचे वाली रेखा पर लंब डाले तो यहाँ पे M बिंदु आ गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ये पथांतर है। ऊपर वाली प्रकाश किरण जितनी दूरी तय करती है उससे ये डेल्टा दूरी ज़्यादा तय करती है। BM जो है वो है पथांतर। वैसा ही हमने यहाँ पे लिया है, ये पथांतर हो गया, ये कोण थीटा हो गया। अब पथांतर यहाँ पे लैम्बडा है। पथांतर कितना है? लैम्बडा है। पथांतर लैम्बडा होने का मतलब क्या, ये हमने माना है लैम्बडा है। पहली बात तो लैम्बडा हम वैसे पढ़ चुके हैं पहले। लैम्बडा का मतलब हुआ कि ये सुरंग और ये गर्त के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो लैम्बडा कहलाती है। इसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये लैम्बडा तरंग दैर्ध्य है, सुरंग और गर्त के बीच की दूरी। इसको हम यहाँ पे लेते हैं तो ये दूरी यहाँ पे ये आ जाएगी कि ये लैम्बडा है। चित्र में साफ दिख रहा है कि एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी लैम्बडा हो गई। तो साफ बात है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी होगी। सिमेट्रिकल है, सममिति है 2 त्रिभुजों की। तो यहाँ पे पथांतर होगा 0, यहाँ पे पथांतर होगा λ/2, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, इनके बीच में पथांतर होगा λ/2 का। 2 नंबर और 3 नंबर, बताओ क्या होगा? 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में, तो 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में भी λ/2 होगा। लैम्बडा नहीं होगा, क्योंकि लैम्बडा A से B तक का है, यानी कि 1 और 3 के बीच का।
अगर हम लिखें यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में लैम्बडा है, 2 और 3 के बीच में λ/2 है, λ/2 है, और 1 और 3 के बीच में लैम्बडा पथांतर है। ठीक है, तो ये पथांतर आ गया। अब इस पथांतर से होगा क्या? होगा ये कि ये यहाँ पे जो तरंगाग्र है उसके तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर कोई न कोई पॉइंट जरूर है। जैसे ए हुआ, ये हुआ, ये सारे पॉइंट कुछ न कुछ है। तो अगर ए है तो ए से λ/2 दूरी पर कोई न कोई पथांतर, कोई न कोई पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, तो इसके संगत इस वाले भाग में कोई न कोई पॉइंट यहाँ पे जरूर होगा। ठीक है, ध्यान से देखने वाली बात है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पथांतर λ/2 होगा। और देखें, अगर थोड़ा इसके सेंटर में ले लें तो इस दूरी और यहाँ पे ये, इन दोनों के बीच का पथांतर भी क्या होगा? λ/2 होगा। और अगर यहाँ पे कोई न कोई हर एक जगह सेट बन रहा है जहाँ पे पथांतर λ/2 है, इसका सीधा मतलब है कि विनाशी व्यतिकरण जैसी स्थिति है। यहाँ पे हम व्यतिकरण शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन स्थिति किस टाइप की है? विनाशी व्यतिकरण जैसी। अगर विपरीत कला में तरंगें मिलती है तो वहाँ पे निम्निष्ट प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रथम निम्निष्ट के लिए। प्रथम निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट का मतलब बताया जहाँ पे प्रकाश किरणें नहीं पहुँच रही है, अंधेरा है। ये है हमारे पास पथांतर लैम्बडा। इसका मतलब लैम्बडा पथांतर के लिए हमारे पास अंधेरा होगा। ठीक है, सेकंड स्थिति, तो यहाँ पे ये जो दूरी हमारे पास लैम्बडा है और स्लिट की जो दूरी है ए से लेके बी तक की, वो हमारे पास लैम्बडा है। ये ए है, स्मॉल ए। तो अगर इस कोण थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ये सामने वाली भुजा लंब है और ये जो कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण है। तो यहाँ पर साइन थीटा की अगर वैल्यू निकाली जाए तो लंब बटा कर्ण आती है। त्रिभुज ए बी एम में, त्रिभुज ए बी एम में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा हमारे पास आ जाता है, लंब क्या है यहाँ पे? लंब क्या है? बी से एम तक, और बी से एम तक है पथांतर डेल्टा, और वो पथांतर हमने लिया है लैम्बडा। तो हमारे पास ये लैम्बडा आ जाएगा। कर्ण क्या है? ए से बी तक, यानी कि स्लिट की चौड़ाई, रेखा क्षेत्र कितना बड़ा है उसकी चौड़ाई, ये हमारे पास ए है। तो इस तरह से हमारे पास आता है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए। यदि थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा अगर बहुत छोटा है तो हमारे पास साइन थीटा जो है लगभग थीटा के इक्वल होगा। तो उस समय थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन ए रहेगा, लैम्बडा अपॉन ए रहेगा। इसको हम θ1 और λ1 भी कह सकते हैं। ए स्लिट की चौड़ाई है वो हमेशा बराबर रहेगी। तो इसके बाद हम दूसरी स्थिति देखते हैं द्वितीय उच्चिष्ट के लिए, द्वितीय निम्निष्ट के लिए। द्वितीय निम्निष्ट, द्वितीय निम्निष्ट की स्थिति, उसमें पथांतर डेल्टा का मान कितना होना चाहिए? पथांतर लैम्बडा टू लैम्बडा, पथांतर का मान हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्बडा।
तो ऐसी स्थिति के अंदर वही तरीका हमारे पास कि सिंगल स्लिट वही लेते हैं और यहाँ से एक प्रकाश तरंगों का सेट इस दिशा में जा रहा है। इस बार हमें इसके 4 भाग करने हैं। पिछली बार हमने यहाँ पे 2 भाग किए थे, इस बार हम यहाँ पे 4 भाग करने वाले, 1 और 2। इस बार हमें 4 भाग करने वाले हैं। तो 4 भाग करने के लिए 1, 2 और 3, ये हमारे पास 4 भाग हो गए। ये 4 भाग हो गए। अब तरीका वही कि बिंदु ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, A से लंब डाला जो इस बिंदु M पर मिला। पथांतर इस बार डेल्टा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा है। निम्नलिखित के लिए हम ऐसे ही मानेंगे लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, तो इस बार 2 लैम्बडा है। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ से ये दूरी हमारे पास एक सुरंग और एक गर्त, उसके बाद फिर एक सुरंग और एक गर्त, तो इस तरह से हमारे पास 2 लैम्बडा की दूरी होगी। तो इस हिसाब से ये 0 होता है, ये सिमेट्रिकल है, ये λ/2, यहाँ पे लैम्बडा, ये आधी दूरी आ गई तो लैम्बडा की होगी, और इस जगह ये दूरी आ गई हमारे पास 3 λ/2। ये लैम्बडा हुआ और ये 3/2 लैम्बडा हुआ, मतलब डेड लैम्बडा हुआ। तो इस तरह से सिमेट्रिकली ये डिवाइड हो जाता है। और तरीका वही रहेगा हमारे पास कि A से B तक की ये जो दूरी है वो A के बराबर है स्लिट की चौड़ाई। पथांतर हमारे पास आ गया 2 लैम्बडा, और वैसे ही त्रिभुज ABM है, साइन थीटा हमारे पास वही फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब है हमारे पास, बोलो, लंब है B से M तक, और B से M तक की दूरी हमने 2 लैम्बडा माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा। और कर्ण है हमारे पास वही सिंगल स्लिट की चौड़ाई A, थीटा बहुत छोटा हो, थीटा अत्यल्प हो, तो साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास थीटा के बराबर, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हम थीटा लिख लेंगे, और थीटा 2 इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्बडा अपॉन A। ठीक है, हम चाहें तो इस जगह पर थीटा 1 और इस जगह पर थीटा 2 कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा 2 और इससे पिछले में थीटा 1 किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम पथांतर यहाँ पे 3 लैम्बडा लेते हैं, 3 लैम्बडा लेते हैं, तो यहाँ पे हमें 6 भाग बनाने होंगे, और 6 भाग बनाएंगे तो ये 3 लैम्बडा हो जाएगा, और सेंटर वाला λ/3/2 लैम्बडा, डेड लैम्बडा हो जाएगा, उसका आधा। जैसे यहाँ पे 2 हुआ तो सबसे सेंटर वाला पॉइंट पे 1 लैम्बडा आया, तो इस तरह से ये पॉइंट हो जाएंगे। और हर बार निम्नलिखित के लिए हमें थीटा 1, थीटा 2 इस टाइप से λ/2 λ/A, फिर 3 लैम्बडा अपॉन A, फिर 4 लैम्बडा अपॉन A, इस टाइप से प्राप्त होते रहेंगे। सोच के देखते हैं वापस, यहाँ पे अगर पिछली बार λ/A आया, पथांतर लैम्बडा आया, तो λ/A आ गया। भाई साइन थीटा का मान किसके बराबर, यहाँ पे साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। लंब डेल्टा के बराबर है और कर्ण है अपने पास A के बराबर, तो यहाँ पे ऊपर की साइड डेल्टा का मान ही तो लिखना है। अगर पथांतर लैम्बडा है तो इस जगह लैम्बडा आ जाएगा, पथांतर 2 लैम्बडा है तो इस जगह 2 लैम्बडा आ जाएगा, 3 लैम्बडा है तो 3 लैम्बडा आ जाएगा। इस तरह से हर एक निम्नलिखित की स्थिति में पथांतर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा इस टाइप से चलेगा।
और थीटा के मान ऐसे चलेंगे लैम्बडा अपॉन ए, 2 लैम्बडा अपॉन ए, 3 लैम्बडा अपॉन ए, इस टाइप से चलेंगे। सेम स्थिति देखी जाए किसके लिए, उच्चिष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट के लिए स्थितियाँ ऐसी हो जाएगी, उच्चिष्ट के लिए स्थितियाँ ऐसी हो जाएगी कि इस बार हमें 0 मानना होगा, लैम्बडा बाई 2 लेना होगा, पथांतर 3 लैम्बडा बाई 2 लेना होगा, क्योंकि ये जो हमने पथांतर लिए हैं तो इस भाग में जो द्वितीयक सोर्स होंगे, इस भाग में जो द्वितीयक सोर्स होंगे उसके संगत, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है तो इसके संगत ये पॉइंट ऐसा होगा जिनके बीच में कलांतर, ये पथांतर लैम्बडा बाई 2 है, तो ये विपरीत कला में मिलेंगे, अंधेरा उत्पन्न करेंगे। अब इस पॉइंट की बात करें तो इसके नीचे ये पॉइंट ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच में लैम्बडा बाई 2 होगा। तो हर एक पॉइंट के संगत कोई दूसरा पॉइंट ऐसा होगा उसके अगले भाग में जो उसके पथांतर लैम्बडा बाई 2 रहेगा, और वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव नष्ट कर देंगे और इस तरह से रोशनी प्राप्त नहीं होगी, इस तरह से निम्निष्ट प्राप्त होंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए हम उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं तो प्रथम उच्चिष्ट की करते हैं। प्रथम उच्चिष्ट, अगर प्रथम उच्चिष्ट की बात करें तो यहाँ पर डायग्राम इस टाइप से लेते हैं, वही सिंगल स्लिट ए बी, और इधर तरंगे जा रही है। इस बार हमें पथांतर या तो लैम्बडा बाई 2 लेना है, या 3 लैम्बडा बाई 2 लेना है, या 5 लैम्बडा बाई 2 लेना है, विषम संख्या में लेना है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसके एक ही भाग अगर रहने देते हैं कि भाई यहाँ से लंब डाला और ये लंब मिलेगा एम बिंदु पर, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास तरंगाग्र के ए बी स्लिट की चौड़ाई है, तरंगाग्र के सारे पॉइंट इसी बिंदु पर है। किसी भी पॉइंट के ये जो दूरी है वो लैम्बडा बाई 2 है, यानी कि इतनी है। ये सुरंग बनेगा, यहाँ पे या तो सुरंग बनेगा या गर्त बनेगा, ये दूरी लैम्बडा बाई 2 है। हमें पता है कि ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है वो लैम्बडा होती है। ये इस टाइप से बना है, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई और ये तीर है, तीर का निशान है भाई इधर आगे बढ़ना है और यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है। इधर तीर का निशान है भाई इधर जाओ, लेकिन इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना है। तो ऐसे नहीं सोचना है ये उल्टा के है ये सीधा के है, ऐसे नहीं सोचना है। ये दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी को बताता है। तो यहाँ से लेके ये दूरी कितनी हो गई, लैम्बडा बाई 2 हो गई। तो ये दूरी लैम्बडा बाई 2 है। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ए के बराबर है। तो ऐसे में इस पॉइंट के संगत ये लैम्बडा बाई 2 दूरी पर है, पथांतर लैम्बडा बाई 2 दूरी पर। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट दूसरा है नहीं जो इसके प्रभाव को नष्ट कर सके। तो साइन थीटा देखते हैं यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और लंब है हमारे पास bm और bm का मान है लैम्बडा अपॉन 2, और कर्ण है हमारे पास ये, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये। अब थीटा अत्यल्पो, थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो लगभग थीटा के बराबर होती है। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2a। पहली स्थिति हम 1 ले लेते हैं और इसमें इस टाइप से होगा। अब इस बार द्वितीय उच्चिष्ट की स्थिति में हम लेते हैं द्वितीय उच्चिष्ट
की स्थिति में हम लेते हैं डेल्टा पथांतर का 3/2 लैम्बडा, 3/2 लैम्बडा। अब 3/2 लैम्बडा लेने के लिए यहाँ पे वही सिंगल स्लिट बनाते हैं। ये हमारे पास ए और बी डिस्टेंस है और इसके हम 3 भाग करेंगे, λ/2, λ/2 और λ/2, यानी कि 3 λ/2। तो ये हमारे पास प्रकाश किरणें इधर जा रही है, विवर्तित तरंगाग्र भी कह सकते हैं। इसके हमें भाग करने हैं 3। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं और ये दूसरा पॉइंट लगाते हैं। ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया और ये तीसरा भाग हो गया। तरीका वही, यहाँ से लंब डालेंगे, बिंदु M पर मिलेगा, ये पथांतर डेल्टा हो जाएगा। पथांतर हमने 3 λ/2 लिया है, तो ये हो गया 1 लैम्बडा, ये हो गया हमारे पास 1 लैम्बडा और ये हो गया आधा लैम्बडा, तो 3 λ/2। तो उसी तरीके से ये जो डिस्टेंस आएगा वो लैम्बडा के बराबर होगा, ये जो डिस्टेंस आएगा λ/2 के बराबर होगा। 0 λ/2 लैम्बडा और 3 λ/2। ये इस टाइप से फ़र्क पड़ेगा। अब वही तरीका बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास कि यहाँ A से लेके B तक की जो स्लिट की चौड़ाई है वो A के बराबर है। पथांतर हमारे पास हो गया 3 λ/2 डेड लैम्बडा। अब यहाँ पे सोचने की बात है कि यहाँ पे जो पॉइंट A है, इस जगह A बिंदु है, उसके संगत ये पॉइंट ऐसा होगा कि जो इसकी रोशनी को निरस्त करने वाला पॉइंट होगा। इस भाग में जो भी पॉइंट है तो उसके अगले भाग में λ/2 डिफरेंस पथांतर से कोई न कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो उसके प्रभाव को निरस्त करेगा। पिछली बार यहाँ पे एक ही भाग बना था, तो दूसरा भाग था ही नहीं, तो उसको निरस्त करने वाला कौन? कोई नहीं। यहाँ पर 3 भाग है, तो इस भाग में ये पॉइंट है। सोचो कि इन दोनों के बीच का ये वाला पॉइंट है ये, तो इसके संगत λ/2 दूरी पर ये पॉइंट होगा जो इसके प्रभाव को निरस्त करेगा, प्रभाव को कैंसिल करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन दोनों के कारण तो रोशनी रहेगी नहीं P बिंदु पर, तो पीछे बचा ये भाग, इसके प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई पॉइंट नहीं है। तो इस भाग के कारण रोशनी रहेगी। किस बिंदु पर? P बिंदु पर। P बिंदु कौन सा? ऊपर की ओर ले रहे हैं हम। P बिंदु में हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट P' ले लो भले। इस पॉइंट के ऊपर विवर्तित प्रकाश पुंज के कारण रोशनी रहेगी या नहीं रहेगी उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से विवर्तन का प्रथम उच्चिष्ट की बात हमने यहाँ पे की, जिसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास λ/2 है। इस बार हम द्वितीय उच्चिष्ट की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी एम में साइन थीटा क्या रहेगा हमारे पास? वही है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा हमारे पास रहा, लंब रहा हमारे पास 3 λ/2 और कर्ण हमारे पास रहा A। वही थीटा अत्यल्प हो, अत्यल्प का मतलब बहुत छोटा हो, अत्यल्प हो तो साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। ऐसी कंडीशन में थीटा = 3 λ/2a। तो इस तरह से अगर हम डेल्टा पथांतर, वही तरीका है हमारे पास कि साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो ये डेल्टा/a होगी। अगर डेल्टा का मान
λ/2 है तो λ/2 लिख देंगे, 3 λ/2 आया तो यहाँ 3 λ/2 आ जाएगा, नीचे ए ही आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें चलती रहेगी और लैम्बडा के मान भी λ1, λ2, λ3 चल सकते हैं। तो विवर्तन की घटना में यहाँ पे हमारे पास उच्चिष्ट और निम्निष्ट आते हैं। बच्चों ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, इनको हमें ध्यान से देखना है, बड़ी आसानी से समझ में आने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें छोटी मोटी बातें, परिभाषाएं वगैरह ये बड़े ध्यान से देख के समझने का प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आज हमने विवर्तन, एकल छिद्र विवर्तन के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको ठीक से समझ में आया होगा। इन वीडियो को बार बार ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। और एपेक्स क्लासेज की बात करें तो यहाँ अगर समझ में नहीं आए ऐसा संभव नहीं है, यहाँ समझ में नहीं आया तो फिर कहीं नहीं आएगा, बड़ी आसान सी चीज़ें। फिर और आगे की क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।